गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी बुक किसले से पार्ट 6 तुम कल्पना करो। चैप्टर का नाम क्या है? तुम कल्पना करो। कल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिन करना। क्या बोलते हैं? इमेजिन। देखिए इमेजिन, कल्पना का इंग्लिश क्या होता है? इमेजिन, IMAGINE, या उसी को बोलते हैं विचार करना। क्या करना? देखिए कल्पना को आप बोल सकते हैं इमेजिन करना, विचार करना, या इसको बोल सकते हैं हम लोग अंतर्दृष्टि। क्या बोल सकते हैं? अंतर्दृष्टि। इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो ये जो एक कविता है, क्या है? कविता, इंग्लिश में बोलते हैं पोम। और इस कविता के जो कवि हैं, देखिए कैसे लिखना है, गोपाल सिंह नेपाली। कौन है ये? तो आज जो कविता पढ़ेंगे तुम कल्पना करो, इस कविता को यही लिखे हैं। इनका नाम क्या है? गोपाल सिंह। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली जो कवि हैं, इनका मूल नाम देखिए, जब मूल नाम का मतलब क्या होता है कि बचपन से इनका नाम था गोपाल बहादुर सिंह। साथ में बोलिए, गोपाल। तो इसको बोलते हैं मूल नाम। मूल मतलब कि ओरिजिनल नेम। और जब लिखना स्टार्ट किए पोयम, जिसको बोलते पोम लिखना स्टार्ट किए, जिसको बोलते हैं पेन नेम, तब नाम कर लिए गोपाल सिंह नेपाली। मतलब समझो, जब कविता लिखे ना तो कविता लिखने के दौरान अपना नाम थोड़ा बदल लिए और बदल के नाम कर दिए गोपाल सिंह, लेकिन मूल नाम क्या है? गोपाल बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ है 11 अगस्त 1911। 11 अगस्त 1911। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है? और सबसे छोटा? शिवहर। तो बिहार के सबसे बड़ा जो जिला है पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में एक नगर है बेतिया। तो गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ है वो बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में हुआ है। कब हुआ है? तो 11 अगस्त 1911। और निधन बोलते हैं मृत्यु को, मतलब डेथ। देखिए जन्म को बोलते हैं बॉर्न, BORN, और इसका हो गया डेथ, DEATH। तो इनका मृत्यु कब हुआ? इनका देहांत कब हुआ? 17 अप्रैल 1963। 17 अप्रैल 1963। तो बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर, प्लेटफॉर्म बोलते हैं जब जाते हैं आप लोग ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन चढ़ने के लिए, तो अलग अलग होता है प्लेटफॉर्म। तो भागलपुर में, भागलपुर क्या है बिहार में? जिला। और क्या है? परमंडल। जो भागलपुर है बिहार का जिला भी है। बिहार में कितने परमंडल हैं? तो उन 9 परमंडल में से एक भागलपुर है और साथ ही साथ जिला भी है। तो इनका निधन हुआ है बिहार के भागलपुर के रेलवे स्टेशन पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सोए भी होंगे, कुछ भी होंगे। तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे इनका क्या हुआ? डेथ हुआ। इनके बारे में थोड़ा और जानिएगा, जानना है? देखिए गोपाल सिंह नेपाली जो हैं हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि हैं, 2 भाषा के, हिंदी और नेपाली, इसलिए नाम में लगा है नेपाली। लेकिन क्या जन्म नेपाल में हुआ है? नहीं। जन्म कहाँ हुआ है? बेतिया। और बेतिया कहाँ है? अब पश्चिम चंपारण कहाँ है? अब बिहार कहाँ है? भारत में। तो ये हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बईया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं। वे एक पत्रकार भी थे। देखिए पत्रकार बोलते हैं जो लोग निकालते हैं पत्रिका। आप पूछिएगा पत्रिका क्या होता है? पूछिएगा ना कि सर पत्रिका क्या होता है? तो पत्रिका ऐसे समझो आप कि ऐसी किताबें होती हैं जो एक निश्चित अंतराल पे, मान लो 15 दिन पे, 20 दिन पे, या 30 दिन पे, 1 महीने पे, रेगुलर मतलब वो प्रकाशित होती हैं। जैसे अभी का करंट टाइम में जो कुछ फेमस पत्रिका है वो है इंडिया टुडे, आउटलुक, बच्चों के लिए आता है चंपक। नाम सुने? कहानी किताब चंपक नाम सुने हैं? चंपक है, नन्हे सम्राट है, इंडिया टुडे है, ये सब पत्रिका है। तो ये जो 4 पत्रिका है, जैसे रतलाम पत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं मैगजीन, MAGAZINE। तो इन्होंने 4 पत्रिका का संपादन भी किया। 4 पत्रिका है, रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा और योगी। ये आप याद ना भी करेंगे तो चलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा में बता दिए। आप याद कीजिए तो अच्छा बात है, नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं। और इनकी जो कविताएं हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे तुम कल्पना करो। लेकिन गोपाल सिंह नेपाली कौन कौन सा और कविता लिखे हैं? तो है सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो। तो आज कौन सा पढ़ रहे हैं? वही सेम है, नवीन कल्पना करो या तुम कल्पना करो। आप जब पढ़ेंगे पोम में पढ़ेंगे, जब कविता में पढ़ेंगे तो आएगा नवीन कल्पना करो। तो सावन कविता कौन लिखा है? गोपाल सिंह। बोलिए सावन कौन लिखा है? कल्पना कौन लिखा है? नीलिमा कौन लिखा है? नवीन कल्पना करो कौन लिखा है?
इनके बारे में और सुन लीजिए थोड़ा। ये एक कवि के साथ साथ पत्रकार भी हैं, गीतकार भी हैं। इनका खासियत क्या है, देखिए गोपाल सिंह नेपाली का इनका खासियत क्या है, तो इनका मेन खासियत है कि विषय के अनुरूप शब्द का चयन करना। जब ये पोएम लिखते हैं, जब ये कविता लिखते हैं, तो इनका जो शब्द का चयन होता है, मतलब कौन कौन सा शब्द चुनना है, वो काफ़ी सटीक होता है। तो शब्द को चुनने में इनको महारत हासिल है। 1962 आप समझिए, 1962, तो 1962 में चीन के साथ हुआ था युद्ध। तो 1962 के चीन आक्रमण के समय, चीनी युद्ध के दौरान राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर, मतलब ये जो है 1962 में जब चीन से वार चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, तब बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। गीतों में इतने लोकप्रिय हैं, ये गीत लिखने में गोपाल सिंह नेपाली इतने लोकप्रिय हैं कि इनको बोलते हैं गीतों का राजकुमार। कभी क्वेश्चन आ जाए, किनको बोलते हैं गीतों का राजकुमार, कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। राष्ट्रीय भावना में इनकी कविताएं इतनी फेमस हुई है कि इनको बोलते हैं राष्ट्र भावना का जन कवि, राष्ट्र भावना का जन कवि। तो आज हम लोग कौन सा कविता पढ़ेंगे? तुम कल्पना। तो तुम कल्पना करो में आपको नए ढंग से सोचने, समझने और उस पर अमल करने की बात कही जाएगी। मतलब इस कविता के अंदर पढ़ेंगे कि हम लोग को अपना जो पुराना सोच है, पुराना जो रीति रिवाज है, उसको बदलना होगा, नए ढंग से सोचना होगा, नए ढंग से आपको उस पर अमल करना होगा। तो आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। देखिए नवीन का मतलब है, किताब में भी दिया है, नया। तो तुम कल्पना करो, कल्पना मतलब क्या होता है? क्या करना? विचार करना, सोचना, इमेजिन करना। तो तुम कल्पना करो, नवीन मतलब क्या होता है? नया। नवीन का मतलब नया। तो तुम जो है नए ढंग से कल्पना करो, नए ढंग से सोचो और उस पर क्या करो? अमल करो। आगे बोलते हैं कवि, कौन है कवि? कवि को आगे कहते हैं, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां। देखिए आप सुनते हैं कि टायर जो है घिस जाता है। टायर जो होता है गाड़ी में, आपके स्कूटर में, बाइक में, ट्रक में होता है टायर। तो टायर घिसता है। घिसना माने पुराना हो जाना कि एकदम रिटायर पुराना। तो बोलते हैं कि घिस गई समाज की तमाम नीतियां। नीतियां बोलते हैं व्यवहार को, रीति रिवाज को। तो कवि कहते हैं कि जो समाज में अभी आपकी नीति है, देखिए समाज में जो रहने वाले लोग हैं, मतलब तो यहाँ पे जो नीति है, तमाम जो नीति है, तमाम तरह की जो मतलब आपके विचार हैं, तमाम तरह के जो व्यवहार हैं, वो घिस गए हैं। घिस गए मतलब क्या हो गए हैं? पुराने हो गए हैं। अब समाज की सभी नीतियाँ क्या पड़ गई है? साथ में समझिएगा, समाज की सभी नीतियाँ पुरानी पड़ गई हैं, उन पे नए ढंग से सोचने का जरूरत है। पोम का लाइन है, कविता का लाइन है कि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां। तो नीतियां बोलते किसको हैं? तो नीतियां बोलते हैं दिशा निर्देश को या व्यवहार को। तो समाज में जो भी नीति है, समाज में जो नीति है, वो नीति क्या हो गई है? घिस गई, खत्म नहीं हुआ है। घिसना मतलब क्या हो जाना कि जैसे तैसे मतलब चल रहा है। आगे समझिएगा, देखिए इसको समझते हैं उदाहरण से। जैसे समाज में, समाज का मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं आसपास, आपका घर, आपका स्कूल, आपका जो आसपास के लोग हैं, उसे समाज बनता है। तो पहले समाज में क्या था कि बड़े को देख के क्या करना है? पैर छू के प्रणाम करना है। मुस्लिम है तो सलाम करना है, उनसे रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, आपके आसपास कोई गरीब लोग हैं, जैसे गरीब रहते हैं, पड़ोसी गरीब हैं, तो उनका क्या करना है? मदद करना है, देखभाल करना है, गरीबों पर दया करना है। तो आजकल ये चीज़ें उतना हो रहा है नहीं, धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अब कोई भी अपने बड़ों को देख के, टीचर्स को देख के, गांव मोहल्ले के बड़े आदमी को देख के, बुजुर्ग को देख के, अब बहुत कम ही लोग रह गए हैं जो प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि जैसे देख लें गांव में कोई बूढ़े आदमी आ रहे हैं, उनका पैर छू के क्या करते थे? प्रणाम। उनसे क्या लेते थे? आशीर्वाद। अच्छा, बगल में कोई पड़ोसी भूखा है तो उससे पहले क्या पूछते थे? खाने के लिए पूछते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के डेट में जो करंट एरा है, मॉडर्न एरा है, इस दौर में अब ये जो रीति हैं, ये जो नीतियां हैं, सब क्या हो गई हैं? अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म तो बोलता खत्म, घिस गया मतलब बहुत कम रह गया है। अभी भी हमारे समाज में कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो इस परंपरा को क्या रखे हुए हैं? बचा के रखे हुए हैं। आगे लिखते हैं कवि, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां। अतीत बोलते हैं पुराने, और रीतियां मतलब हो गया नियम कानून। ठीक है, रीति का मतलब होता है जो आपके यहाँ पहले से परंपरा है। तो अब मनुष्य का जो पुराना रीति रिवाज है ना, वह प्रासंगिक नहीं है। मतलब जो पहले का रीति रिवाज है वो सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो भी समझाया आपको, खत्म हो रहा है। तो हम लोग को जरूरत है, जो हम लोग अभी के जनरेशन है, जो 2024 में जो हम लोग अभी कौन सा चल रहा है सेंचुरी, 21st,
21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी है। आ रहा बात समझ में? तो 21st सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में हम लोग का ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है पुराने रीति रिवाज को बचा के रखें, उसको खत्म होने ना दें। आगे लिखते हैं, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। देखिए कुरीतियां का मतलब होता है खराब रीति रिवाज। तो जो खराब रीति रिवाज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो अच्छा चीज़ है, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों को सलाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, गरीबों का देखभाल करना, गरीबों पे लाचार पे उसका सहायता करना, ये सब चीज़ धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और जो खराब कुरीति मतलब होता है खराब रीति, खराब ढंग, खराब माहौल, और धीरे धीरे हम लोग के समाज में जो खराब माहौल है, खराब है, वो क्या हो रहा है? आपके समाज में धीरे धीरे आ रहा है। तो लिखा है कि है दे रही चुनौतियाँ जो हैं हमारे समाज में, चारों तरफ कुरीतियां हैं, गलत रीति रिवाज हैं जो हम लोग को चैलेंज कर रही है। तो हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग को अच्छा नीति अपनाना है कि खराब? अच्छा। कुरीति अपनाओगे? नहीं, कुरीति मतलब खराब, तो खराब नीति अपनाएंगे? तो आप लोग से कवि कह रहे हैं गोपाल सिंह नेपाली कि अपने समाज में जो कुरीति है, जो दिखावापन है, जो आपका बेहायापन है, उसको छोड़ना होगा। और जो पहले से चला आ रहा है परंपरा, जो पहले से संस्कृति है कि बड़ों से पर्दा करना है, बड़ों को प्रणाम करना है, उन सब चीज़ों को अपने अंदर शामिल करना होगा। आगे लिखते हैं, निज राष्ट्र के शरीर को श्रृंगार के लिए, निज राष्ट्र, राष्ट्र बोलते हैं देश को, ठीक है? तो निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, तो अपना देश कौन सा है? राष्ट्र कौन सा अपना? भारत। तो अपने प्यारे भारत देश को सजाने संवारने के लिए तुम कल्पना करो। मतलब ये तो बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने देश भारत को बचाना है। जैसे आप रहते हैं कौन से गांव में बोलिए? तो क्या बेलावारिस भारत का हिस्सा नहीं है? है। तो अगर आप अपने गांव से ये शुरुआत करें, अपने गांव में बड़ों को प्रणाम करना है, जो भी आपके बड़े दिखते हैं उनको सलाम करना है। मुस्लिम है सलाम कीजिए, हिंदू है प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अब ये नहीं देखना कौन गरीब है कौन अमीर है। आजकल लोग पैसा देख के सलाम करते हैं। आ रहा समझ में? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसको लोग सलाम करते हैं, गरीब को कोई पूछता? तो आप लोग को बदलना होगा। आप लोग को अपने गांव में बड़ों को, बुजुर्गों को, जो आपसे बड़े भैया हैं, बड़े दीदी हैं, दादा हैं, दादी हैं, घर में जो भी माँ बाप हैं, सबका क्या करना होगा? खाली पैर छुएंगे? उनका रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर का माहौल अच्छा होगा। और जब आपके घर का माहौल अच्छा होगा, और जब बेला गांव के सब लोग ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके गांव का माहौल अच्छा होगा। और जब सभी गांव के लोग करेंगे तो धीरे धीरे पूरा गोह का अच्छा हो जाएगा, फिर औरंगाबाद का, फिर बिहार का, फिर किसका? भारत का। तो वही लिखा, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, कि जो राष्ट्र है तो अपने देश भारत को बचाने का जिम्मेदारी किसका है? आपका। श्रृंगार मतलब होता है कि मेकअप करना। तो कोई भी लड़की, कोई भी लड़का मेकअप क्यों करते हैं? क्या लगने के लिए? सुंदर लगने के लिए। तो अपने देश को सुंदर करने के लिए, अपने देश को अच्छा करने के लिए ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग जो है खराब रीतियों का त्याग करें, और जो अच्छी रीति है, जो अच्छे संस्कार हैं, उसको अपने अंदर क्या करें? शामिल करें। तुम कल्पना करो, तुम नवीन कल्पना करो। कवि कौन है? कवि बताइए। गोपाल सिंह नेपाली। वो कहते हैं कि तुम लोग कल्पना करो, सोचो कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का जो समाज है, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं कि हम लोग खराब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों तुम लोग सोचो, तुम लोग को कल्पना करना है, तुम लोग को विचार करना है कि हम लोग को क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। आगे है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। देखिए आश्रुधार बोलते हैं आंसू बहाने को, आंसुओं की धार, आंसू बहाना। और जंजीर बोलते हैं सिक्कड़ को। तो जो लोग कैदी होते हैं, कैदी को हाथ में क्या पहनाते हैं? सिक्कड़। तो यहाँ पे जंजीर का मतलब है गुलामी। तो जो जंजीर टूटती नहीं, आंसुधार मतलब आंसू बहाने से। केवल आप मान ली कि आपके लाइफ में कुछ परेशानी है, जैसे समझो आप गुलाम है, जैसे पहले हम लोग गुलाम थे। 1947 से पहले भारत देश क्या था? गुलाम था। आ रहा बात समझ में? 1757 के बाद से, सिंपल समझो, 1757 के बाद से 1947 तक 190 साल तक, जिसको बोलते हैं लगभग 200 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अगर हमारे जो लीडर्स हैं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, और भी जो लीडर्स हैं, अगर वो लोग केवल आंसू बहाते तो क्या हम लोग गुलामी से आज़ादी पा पाते हैं? तो जंजीर का मतलब है गुलामी। तो बच्चों को लिखा है कि जंजीर टूटती नहीं, जो गुलामी है, गरीबी है, जो परेशानी है, वो नहीं टूट सकती है केवल आंसू बहाने से। इसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको हिम्मत से सामना करना होगा, जिसको बोलते हैं कोप अप करना। देखिए कोप, कोप का मतलब होता है सामना करना।
या इसी को बोलते हैं फेस करना, कोप। आपको चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में, आपके लाइफ में जो परेशानियां हैं, उससे आपको सामना करना होगा। दूर भागते नहीं दुलार से, दुलार मतलब होता है आराम। कभी देखिए दो लाइन, जंजीर नहीं टूटती है, मतलब जो गुलामी है आंसू बहाने से नहीं टूटेगा, और जो दुख दर्द है नहीं भागता है दुलार से। मतलब आप चाहिएगा कि आपके लाइफ में परेशानी है और दुलार से, प्यार से, एकदम आराम से, दुलार मतलब हो गया आराम, कि आप आराम से रहें और आपका सारा परेशानी दूर हो जाए। ऐसा होता है? जैसे आप भी स्टूडेंट है, आपका काम है अच्छा मार्क्स लाना। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, आप क्लास 6 में है और आपका काम है 6 में अच्छा करना, 7th में, 8th में, 9th में, मैट्रिक में। तो क्या केवल बैठने से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, रोज स्कूल आना होगा। तो दुलार से, मतलब दुलार का मतलब है आराम। केवल आराम से दुख दर्द भागता, दुख दर्द को भगाने के लिए उससे क्या करना होगा? लड़ना होगा। हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, लिखा कि दास्ता बोलते हैं, दास्ता का मतलब होता है गुलामी। क्या होता है? तो सेम चीज कि जो गुलामी है वो केवल पुकारने से, गुहार लगाने से, केवल पुकार से, गुहार करने से गुलामी नहीं हटती है। हम लोग को अपने आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, खुद लड़ना होगा। स्पेशली लड़की लोग को भी, जैसे आप लड़की हैं, जैसे लड़का लोग भी लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लड़की हैं तो आप पीछे रहेंगे। आपको अपने हक के लिए, अपने आज़ादी के लिए खुद आगे आना होगा, खुद आपको अपने अधिकारों का मांग करना होगा। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। देखिए गंग तीर का मतलब होता है कि भारत में एक नदी है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा, और सबसे बड़ी भी है। गंगा नदी का लेंथ है, लंबाई है 25 मतलब 2525 किलोमीटर, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है और क्या है? पवित्र भी है। तो इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, कहने का मतलब है कि आओ गंगा नदी के किनारे बैठ के तुम अपने देश की शक्ति समृद्धि के लिए कामना करो। मतलब तुम वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करो, सोचो, आओ बैठ के किनारे, मतलब नदी के, मतलब सोचिए खाली मन में, खाली विचार से कि हम कैसे अपने देश को बचाएं, कैसे अपने देश को मजबूत करें, कैसे अपने राष्ट्र का निर्माण करें। तुम कामना करो, किशोर कामना करो। किशोर बोलते हैं यंग लोग को, ठीक है? तो कामना मतलब होता क्या करना? कामना का मतलब हो जाएगा इच्छा करना। तुम कामना करो। और जो किशोर होते हैं काफ़ी जिद्दी होते हैं। जो आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग का एज अभी एडोलसेंस एज में है, ठीक है? कौन सा एज है? एडोलसेंस, या उसको बोलिए किशोर एज में है। तो किशोर लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं, मतलब जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। मतलब आप अभी उस तरह की उम्र में हैं, जो आप चाह लीजिएगा वो बन जाएगा। जो लोग चाहेंगे हम IAS बनेंगे और मेहनत करेंगे वो बन जाएंगे। जिनको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब जो अभी आपका ऐसा उम्र है, जैसा चाहेंगे आप वैसा आगे बन जाएंगे, ठीक है? तो तुम कामना करो, किशोर कामना करो। किशोर मतलब होता है जिद्दी बनो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए तुम जिद्दी बनो। तुम उसको पाने के लिए क्या करो? हर हद तक अपने अंदर जुनून लाओ। मतलब ऐसा जुनून लाओ कि नहीं, हम अपने सपने को, हम अपने लक्ष्य को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तुम कामना करो, तुम क्या करो? कामना करो। कवि गोपाल सिंह नेपाली आगे कहते हैं, जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई। तो इसका देखिए मतलब क्या है? जो तुम गए, तुम मतलब बोल रहे हैं बच्चे, आप लोग से बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे, तुम लोग जो बच्चे हो, अगर आप और हम, मतलब बच्चे भी, हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग अपने देश को नहीं बचाएंगे, तो ये जो जिंदगी है, ये जो जवानी है, वो जवानी यूं ही क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मतलब ये जो जिंदगी मिला है, ये जो आपके अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी आपके रूप में जो आपको तोहफा दिए हैं, आपको ज़िंदगी दिए हैं, और हम लोग ही अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये जवानी क्या है? बेकार है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, इसका मतलब क्या? देखिए, चित्तौड़ के महाराजा थे महाराणा प्रताप। चित्तौड़ के महाराणा कौन है? चित्तौड़ के जो राजा थे नाम था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जो हैं आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे, काफ़ी बलिदान किए थे। कभी भी ना अंग्रेज़ों से हार माने, ना मुगलों से। मुगल भी भारत बाहर से आए हैं और जो अंग्रेज़ भी बाहर से थे। तो अपने देश के लिए कौन लड़े थे? महाराणा प्रताप। कभी भी किसी का गुलामी एक्सेप्ट नहीं किए। तो अगर आप इस एज में हैं और आप अपने देश भारत के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने देश के लिए अच्छा नहीं करते हैं, तो जो महाराणा प्रताप का जो बलिदान है, जो कुर्बानी है, वो यूं ही क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। रवानियाँ बोलते हैं बहाव को। रवानियाँ मतलब, और रक्त मतलब खून। तो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब तक शरीर में खून दौड़ रहा है तब तक हम लोग क्या हैं? जिंदा हैं। मतलब जो जिंदा आदमी होता है उसी में खून दौड़ता है।
मर जाने के बाद खून क्या हो जाएगा, जम जाएगा। मतलब जो जिंदा है तो जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको गलत का विरोध करना चाहिए। देखिए क्या है, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो जो हमारा आज़ाद देश भारत है तो इसके लिए बेकार है, हम लोग मरे के समान है, मुर्दे के समान है। लाइन समझिएगा, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। तो हम लोग को क्या करना है कि अपने देश को बचाना है। हम लोग जिंदा हैं, हमारे बॉडी में खून बह रहा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी मिला है तो जब भी मौका मिले देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो। देखिए सूर्य चांद तो जान रहे हैं आप, सूर्य मतलब सूरज, चंद्रमा मतलब चांद, समृद्धि मतलब खुशहाली, रिद्धि मतलब रिद्धि किसको बोलते हैं, गणेश भगवान की पत्नी का नाम था रिद्धि। रिद्धि का मतलब होता है खुशहाली। क्या होता है, सफलता, भाग, श्रेष्ठता। जैसे रिद्धि का रियल मतलब होता है सफल, भाग, श्रेष्ठ, धन, सब किसका मतलब है, रिद्धि का। और सिद्धि का मतलब होता है सफलता। मतलब दोनों सेम बात है। रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है सफलता, जिसमें कोई कर्ज ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। तो वही लिखा है, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि। सूर्य चंद्र मतलब कि अब आप सूरज और चंद्रमा से समृद्धि की, खुशहाली की दुआ कीजिए, क्योंकि उसको कौन बनाए हैं, भगवान बनाए हैं, अल्लाह ताला बनाए हैं, वो जो क्रिएट किए हैं। तो अब हम लोग को अपने खुशहाली के लिए किससे दुआ करना होगा, सूरज और चांद से। रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। क्या चीज़ के लिए सूरज चांद से दुआ मांगेंगे, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जो वर्ड है, ठीक है, सही बात है कि भगवान गणेश की पत्नी का नाम क्या है, रिद्धि, लेकिन रिद्धि का मतलब होता है सफलता। तो हम लोग सूरज और चांद से क्या चीज के लिए दुआ करेंगे, क्या के लिए, सफलता। रिद्धि मतलब क्या के लिए, सफलता के। रिद्धि और सिद्धि दो वर्ड है, दोनों का मतलब होता है सफलता। तो अब सूरज और चांद से दुआ करना होगा अपने सफलता के लिए। याचना बोलते हैं प्रार्थना को, तो तुमको याचना करना है, प्रार्थना करना है। और दरिद्र बोलते हैं गरीब को। देखो लिखा हुआ दरिद्र, तो दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीब, एकदम क्या होता है, बहुत गरीब। तो जैसे गरीब भगवान से सब कुछ मांगता है, मतलब जैसे गरीब होते हैं जो लोग, तो गरीबों का सहारा कौन होते हैं। तो अब तुमको एकदम एक गरीब होके, एकदम लाचार बनके तुमको सूरज और चांद से प्रार्थना करना है। क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, सफलता के लिए, कि हे सूर्य भगवान, हे चंद्रमा भगवान, मतलब हमको क्या कीजिए, मेरे लाइफ में सक्सेस कीजिए। मतलब कह रहा है कि उनसे सीखिए। आ रहा समझ में। कवि आगे कहते हैं, आकाश है स्वतंत्र है। आकाश बोलते हैं आसमान को, स्वतंत्र मतलब आज़ाद। स्वतंत्र मेखला, मेखला बोलते हैं कमरधनी को। देखिए कमरधनी क्या होता है, कमरधनी एक तरह का सिकरी या माला होता है, जो कि कमर में एक गहना होता है, ठीक है, जो कहाँ बांधते हैं, कमर में। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आज की जो महिलाएं हैं, जो आज के पुरुष हैं, वो आज़ाद हैं। आकाश भी क्या आज़ाद है। आदमी जमीन पे कब्जा कर लेता है, कोई आसमान पे कब्जा कर पाएगा। गांव में, शहर में लोग किसी का जमीन रख लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। क्या आप आसमान पे कब्जा कर सकते हैं। तो आकाश है स्वतंत्र है, जो आसमान है वो क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मेखला, मेखला बोलते हैं भाई कमरधनी को। मेखला, देखिए मेखला का मतलब हो गया कमरधनी, एक तरह का गहना, एक तरह का गहना कमरधनी बोलते हैं, जो कहाँ पहनते हैं। तो इसका मतलब है कि आज के लोग, आज के मेल फीमेल, आज के महिला पुरुष, हम लोग आज़ाद देश में हैं। मतलब जिस तरह से आसमान आज़ाद है, उसी तरह से आज हम भारतीय लोग भी क्या हैं, आज़ाद हैं। या रिंग भी स्वतंत्र ही खड़ा, रिंग बोलते हैं पर्वत के शिखर को। तो जो पर्वत का शिखर है वो भी कैसे खड़ा है, स्वतंत्र खड़ा है, बना हुआ है, ठीक है, तो वह भी स्वतंत्र है, अपने जगह पर है। और जल प्रपात बोलते हैं, जो पानी का झरना बहता है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला। और जो पानी की धारा होती है वो देखिए, इसको जो है जब पानी बहेगा तो पहाड़ों को भी बीच से क्या कर देती है, काट देती है। जो जल प्रपात होते हैं, जो पानी की धारा होती हैं, वो पहाड़ को चीर के क्या बनाते हैं, अपना रास्ता। मतलब कहने का है कि जब पहाड़ टूट सकता है, पानी की धार से पहाड़ कट सकता है, तो आपके लाइफ में जो बड़ा से बड़ा परेशानी है, अगर आप हिम्मत से काम लें, आप में जुनून हो, आप में जोश हो, आप में काबिलियत हो, आप में धैर्य हो, तो आप बड़े से बड़े परेशानी को, बड़े से बड़े मुसीबत को टैकल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते
जब पहाड़ का कोई औकात नहीं है किसके सामने, पानी के सामने। पहाड़ ऊंचा है लेकिन पहाड़ को कौन काट देता है, पानी। आनंद शोक जन्म और मृत्यु, आनंद मतलब होता है खुशी, आनंद मतलब खुशी, और शोक मतलब दुख, फिर लिखा जन्म मृत्यु। तो जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या मनाते हैं हम लोग, और कोई का डेथ होता है तब क्या मनाते हैं, दुखी मतलब शोक। तो आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए, कि आनंद और शोक जो है, देखिए लाइफ में जो खुशी है, जब जन्म हुआ तो खुशी मना रहे हैं, जब किसी का मृत्यु हो तो दुखी मना रहे हैं। तो आनंद और शोक जो हैं, खुशी और गम, ये आपके लाइफ के पार्ट हैं, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, खुशी और सुखी और क्या बोले उसको, खुशहाली और उदासी, सुख दुख जो बोलते हैं। सुख दुख क्या होगा, आपके ज़िंदगी में लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका काम है हिम्मत से क्या करना, काम करना। तुम योजना करो, योजना बोलते हैं प्लानिंग को, जैसे कोई प्लान करेंगे ना, कोई काम करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, तो तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होके, कि तुमको कोई नहीं रोका है, तुमको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा, तुमको योजना करना होगा। प्लानिंग से ही आपको क्या मिलेगी, सफलता। तुम योजना बनाइए, उस आप लोग योजना बनाइए, उस योजना पर अमल कीजिए। अपने योजना को सफल करने के लिए आप जुनून लाइए अपने आप में कि नहीं हम ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो कवि कहते हैं लास्ट लाइन में, गोपाल सिंह नेपाली, कि तुम जो है अपने काम को करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या बनाओ, एक योजना। अगर आप बच्चे हैं, आपको 6 में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको प्लानिंग करके पढ़ना होगा कि हम स्कूल में कितना देर पढ़ रहे हैं, घर जाने के बाद हम क्या करें, शाम में कितना देर खेलें, रात में कितना पढ़ाई करें, सुबह उठ के कितना पढ़ें। जब तक आपके पास लाइफ में योजना नहीं होगा आप कभी सफल। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।